नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका नव भारत निर्माण अर्थात न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की इस प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तर लेखन शैली कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें मेन हमारा ऑब्जेक्ट जो आज होगा वो मौलिक अधिकारों के पार्ट 2 को हम करने जा रहे हैं, जिसमें मौलिक अधिकार के पार्ट फर्स्ट के कुछ प्रश्न वहां पे रह गए थे, उसको भी हम साथ साथ में करेंगे। आज हमारा मेन फोकस जो रहेगा दोस्तों, उसमें आप लोग ध्यान रखना, आज का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली एक तो स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू लिबर्टी जो है, वहां से हमारे एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उसको हम बहुत अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम जो है, उसको भी बहुत अच्छे से देखने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। तो 2 पॉइंट तो आपके ये होंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो होगा दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी हम यहां पर करने का पूरा प्रयास यहां पर करेंगे। तो ये पार्ट भी आपका होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से क्या क्या प्रश्न यहां पर बन सकते हैं, उसको हम देखने का प्रयास यहां पर करेंगे कि इस पॉइंट से उपचारों का अधिकार, जिसको हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। तो संविधान की आत्मा क्यों कहा है उसको भी हम बहुत अच्छे से यहां पर देखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज की टॉपिक में होंगे नंबर 1 धार्मिक स्वतंत्रता, साथ ही साथ उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और कुछ क्वेश्चन जो उसके रह गए थे वो हम करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जैसे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, नंबर 1 आर्टिकल 21 क्या है। ये मात्र आपका 50 शब्दों में इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है 50 वर्ड्स में। फिर आर्टिकल 21A क्या है, ये दोस्तों आपका 15 शब्दों में ये वाला प्रश्न आ सकता है 15 वर्ड्स के अंदर। निजता का अधिकार क्या है, राइट टू प्राइवेसी क्या है, दोस्तों ध्यान रखना, ये 15 में भी आ सकता है, ये 50 में भी आ सकता है, और ये 100 शब्दों में भी आ सकता है, क्योंकि सबसे हिट क्वेश्चन आपका ये माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट के द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान में गिरफ्तारी और निरोध से किस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया है, ये क्वेश्चन भी आपका 50 शब्दों में आ सकता है। दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध में अंतर क्या है। फिर उसके बाद भारतीय संसद द्वारा बनाए गए प्रमुख निवारक निरोध कानूनों पर एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत करें। ध्यान रखना, ये 4-5 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में रह गए थे, उसको मैं यहां कराने का प्रयास करूंगा। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों ये मुख्य क्वेश्चन होंगे। उसके बाद भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं, रिलीजियस लिबर्टी के लिए, और अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से आप क्या समझते हो। ये आपका 50 शब्दों में इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसके बाद भारत में अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बन सकता है कि भारत में अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, अल्पसंख्यकों का आधार क्या है वर्गीकरण का, उसको हम देखेंगे। यह क्वेश्चन आपका 15 शब्दों में आ सकता है। उसके बाद दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 है, एक तो निजता का अधिकार और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो मैंने क्वेश्चन यहां छटे वो सब के सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इसमें से 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालें तो उसमें एक होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, और दूसरा आपका निजता का अधिकार क्या है, राइट टू प्राइवेसी का क्या है, जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 32 और 226 में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री में पूछा गया था, सॉरी यूपीएससी मेंस में पूछा गया था, और भविष्य में आपकी आरएएस मेंस के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिटों पर चर्चा करें, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सशस्त्र बल आर्म फोर्सेस और मौलिक अधिकार में क्या संबंध है, और एक मार्शल लॉ एवं मौलिक अधिकार में क्या संबंध है, इसको भी हम देखने का प्रयास यहां पर करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके यहां पर होंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 1 आर्टिकल 21 क्या है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 जो है ये बेसिकली हमारा एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 एक मौलिक अधिकार है जो प्राणों
एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। प्राणों एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। और इस आर्टिकल में स्पष्ट रूप से क्या कहा है कि इस अधिकार के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकेगा। क्या होगा? इस अधिकार के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकेगा। मतलब दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, यह बेसिकली मौलिक अधिकारों में सबसे अधिक व्यापक अधिकार माना जाता है। मौलिक अधिकारों में यह अधिकार सबसे व्यापक अधिकार है। और इस अधिकार में दोस्तों अब काफी बड़ा इसको कर दिया गया है। जैसे लेटेस्ट आप देखोगे तो राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार भी इसमें शामिल है। ये लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नए एक्सप्लेनेशन के साथ निजता के अधिकार को इसमें शामिल कर लिया है। निजता के अधिकार में क्या होगा इसकी मैं अलग से व्याख्या करूंगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत और होगा जैसे शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जैसे वकील करने का अधिकार, जैसे भोजन का अधिकार, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ये सब के सब एक आम नागरिक के अधिकार होंगे। हालांकि अभी इसमें अनिवार्यता बहुत कम लोगों में, जैसे शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। विदेश यात्रा करने का अधिकार ये उसमें भी आएगा। तो ये पॉइंट्स आपको सबसे पहले ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे कि आर्टिकल 21A क्या है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 21 जो है 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। और यह अधिनियम कब पास हुआ दोस्तों? तो ध्यान रखना 2002 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। संविधान में जोड़ा गया एवं इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसका प्रोविजन किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान यहां पर किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मतलब वह कौन सा अधिकार है जिसके द्वारा, वह कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो आप लोग दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बना दिया गया। ये आपको यहां पर ध्यान रखना। 86वां संविधान संशोधन, ये मूल संविधान में 21A नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। और इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो दोस्तों ध्यान रखना, अभी सबसे अधिक चर्चा में है वो दोस्तों है निजता का अधिकार। इस क्रम में आप लोग ध्यान रखोगे कि उच्चतम न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 24 अगस्त 2017 को
ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल कर लिया है। राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। अब निजता का अधिकार जब मौलिक अधिकार होगा तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और वो है नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने इसे परिभाषित नहीं किया है। यहां परिभाषित का मतलब होगा दोस्तों कि निजता के अधिकार में क्या क्या चीजें शामिल होगी ये डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमने निजता के अधिकार को, राइट टू प्राइवेसी को अगर हमने डिफाइन कर दिया तो ये सीमित अधिकार हो जाएगा। अतः इसको परिभाषित न करके सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक डायनेमिक राइट माना है कि वक्त के हिसाब से इसमें चेंज हो सकते हैं, इसलिए हम इसको परिभाषित नहीं करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक प्राकृतिक अधिकार माना है। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को एक नेचुरल राइट माना है कि एक आम आदमी का ये अधिकार है कि उसकी सीमा है कि उस सीमा के भीतर किसी दूसरे व्यक्ति को या राज्य को झांकने का अधिकार नहीं है जिससे उसकी निजता अर्थात प्राइवेसी भंग होती हो। अब वो कौन सी चीजें हैं, जैसे आप देख सकते हो उसको खाना खाने का अधिकार, पहनने का अधिकार, रिलीजियस का अधिकार, वो तमाम चीजें जो हम डाल सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ये बेसिकली जब ये मसला गया था एक याचिका के माध्यम से, जब सरकार आधार की अनिवार्यता कर रही थी कि बैंकों में आधार की अनिवार्यता किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनकार कर दिया था। तो वहां से ज्यादा चर्चा में आया, तो आपको इसको 15 शब्दों में इतना आपको पॉइंट्स डालना है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान गिरफ्तारी और निरोध से किस प्रकार संरक्षण प्रदान करता है। अगर आपका ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लिखोगे अनुच्छेद 22। सबसे पहले आप डालोगे अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत हमारा संविधान गिरफ्तारी और निरोध से 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तारी एवं निरोध को मैं समझा दूंगा आपको, इसका अर्थ क्या होता है, से संरक्षण प्रदान करता है। और ये संरक्षण क्या है कि जैसे जब भी किसी व्यक्ति को सबसे पहले जब गिरफ्तार किया जाएगा तो पुलिस उसे गिरफ्तारी का कारण यथाशीघ्र बताएगी। गिरफ्तारी का कारण मतलब किस कारण से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसका गिरफ्तारी का कारण अति शीघ्र बताया जाएगा कि किस कारण से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों दूसरा आप ध्यान रखना, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अभी तो उस पर अपराध साबित नहीं हुआ है, तो उसे अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार होगा। अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार होगा। ये 2 पॉइंट बेस में लागू होंगे। तीसरा ध्यान रखना आप लोग, तीसरा पॉइंट जो आपको डालना है वो डालना है कि यात्रा के समय को निकाल करके, यात्रा के समय को निकाल करके जो किसी व्यक्ति को घर से गिरफ्तार करके या जिस जगह से उसको गिरफ्तार किया गया वहां से पुलिस थाने ले जाने के बाद निकालकर 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये भी इसमें आएगा। ये 3 अधिकार उसको है। सबसे पहले जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको गिरफ्तारी का अति शीघ्र कारण बताया जाएगा, साथ ही साथ उसे वकील करने का अधिकार होगा, और तीसरा यात्रा के समय को निकालकर उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। लिखना नोट करके, नीचे नोट करके में जानना है कि ये 3 अधिकार उसको प्राप्त नहीं होंगे जो निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया हो। निवारक निरोध पर यह लागू नहीं होगा, मतलब जिस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया हो उसको फिर ये 3 अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो आप कहोगे सर सबसे पहले दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध में अंतर क्या है। सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि निरोध क्या है। निरोध जो शब्द है दोस्तों, इस निरोध शब्द का शाब्दिक अर्थ है रोकना। निरोध शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ है रोकना, और ये भारतीय संविधान किसी व्यक्ति को रोकने के लिए, मतलब आपराधिक गतिविधियों से रोकने के लिए
दो प्रकार के निरोध का अंजाम देती है। उसमें से एक हम कहते हैं दंडात्मक निरोध। पहला निरोध जो है उसको हम कहते हैं दंडात्मक निरोध, और दूसरा जो निरोध का प्रकार है दोस्तों वो आप लोग ध्यान रखना, सेकंड टाइप को हम कहते हैं निवारक निरोध। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो दो प्रकार का निरोध है, पहला दंडात्मक निरोध और दूसरा जो है वो बेसिकली आपका होगा निवारक निरोध। अब आप कहोगे दंडात्मक निरोध से आप क्या समझते हो, तो लिखना, इसमें क्या होगा दोस्तों, किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करने के बाद, ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई अपराध कर लेता है, अपराध करने के बाद उसका अभियोजन, मतलब उसको कोर्ट कार्रवाई के लिए ले जाना, उसका अभियोजन एवं दंडित करना दंडात्मक निरोध कहलाता है। जनरली जो आम आदमी को पकड़ा जाता है दोस्तों, वो दंडात्मक निरोध के तहत पकड़ा जाता है कि अगर उसने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के शक की गुना पर उसे सबसे पहले ले जाया जाएगा, अभियोजन होगा, फिर उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, निवारक निरोध क्या होगा, निवारक निरोध होगा सबसे पहला पॉइंट संदेह के आधार पर। दो पॉइंट ध्यान रखना, पहली बात तो उस पर क्या किया जा रहा है, संदेह, और दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर अपराध करने से पहले गिरफ्तार करना, यह आपका कहलाता है निवारक निरोध। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना, इसमें अपराध करने के बाद में हो रहा है, इसमें अपराध करने से पहले संदेह के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान रखते हुए गिरफ्तार किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं निवारक निरोध। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संसद द्वारा, ध्यान रखना यहां पर भारतीय संसद द्वारा बनाए गए प्रमुख निवारक निरोध कानूनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। तो सबसे पहले आप बताओगे नंबर 1, पहला क्या कि अनुच्छेद 23(2) के तहत, सबसे पहले आप बताओगे अनुच्छेद 22(2) के तहत निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। तो पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना कि निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है, संसद के पास में है, पहला पॉइंट। दूसरा, फिर आप इसकी बता दोगे परिभाषा कि ये क्या होता है। तो मैंने जस्ट इससे पहले बताया है कि जब किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं निवारक निरोध। और इसमें आप कुछ निवारक निरोध कानूनों का हवाला दोगे। और दूसरा यहां पर क्या है, निवारक निरोध के तहत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसको गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाएगा, गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाएगा, एक निश्चित समय तक उससे वकील करने का अधिकार भी नहीं होगा, और तीसरा वह कुछ समय तक अपील भी नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना, यह एक प्रकार का निवारक निरोध कानून है जिसमें कारण नहीं बताया जाएगा, वकील नहीं दिया जाएगा, अपील नहीं देगा, एक निश्चित समय के बाद में ऐसा हो सकेगा। जैसे आप देखोगे भारत सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट निवारक निरोध कानून बनाए, उसका आपको हवाला देना है। जैसे पीडीए, ये पहला निवारक निरोध कानून था जो 1950 में बनाया गया था, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट। इसी प्रकार 1970 में बना था मिसा, मेंटेनेंस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। 1971 में बना था मेंटेनेंस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसी प्रकार से नासा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना था। यह भी इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि निवारक निरोध कानून माना जाता है। इसी प्रकार आप देखोगे टाडा कानून, TADA,
ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून था, आतंकवाद एवं विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, जिसे 1995 में समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। टाडा कानून जो है 1985 में बना है, बाद में 95 में इसको समाप्त किया गया है। और लेटेस्ट एक कानून जो था, जिसको हम कहते हैं POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, ये भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट निवारक निरोध कानून है, जिसका हवाला आपको यहां पर देना है। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर स्पेशली ध्यान में रखना होगा। उसके बाद देखिए आप, शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हो? ध्यान रखना दोस्तों, शोषण को भी एक प्रकार का अपराध माना गया है। शोषण को भी एक प्रकार का अपराध माना गया है। शोषण को भी एक प्रकार का अपराध माना गया है, और इससे रोकने के लिए भारतीय संविधान 2 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद प्रदान करता है। भारतीय संविधान शोषण को रोकने के लिए, भारतीय संविधान 2 महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। अब ये 2 इंपॉर्टेंट राइट कौन से दोस्तों? अगर हम उसको देखें तो यहां पर ये 2 इंपॉर्टेंट राइट हो गए। एक तो सबसे पहले यहां पर आप लोग ध्यान रखना, एक तो होगा अनुच्छेद 23, और एक आप लोग ध्यान रखना आर्टिकल 24। 23 क्या है? 23 में लिखा हुआ है मानव का दुर्व्यापार। अगर किसी बच्चे की, महिला की खरीद फरोख्त होती है तो ये एक प्रकार का शोषण की श्रेणी में आएगा। तो मानव का दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम मतलब होता है जबरदस्ती काम लेना। जबरदस्ती काम को भी एक प्रकार का अपराध माना गया है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले मानव का दुर्व्यापार मतलब किसी पुरुष, महिला, बच्चे की खरीद फरोख्त या वेश्यावृत्ति या देवदासी प्रथा या दास प्रथा मानव के दुर्व्यापार के अंतर्गत आएगी। साथ ही साथ कोई किसी से जबरदस्ती काम नहीं लेगा। यहां पर बंधुआ मजदूरी को भी बैन किया गया है। ये पॉइंट्स आप यहां पर डालोगे। आर्टिकल 24 जो है, ध्यान रखना, आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध किया गया है। बाल श्रम का निषेध किया गया है, जिसका मतलब होगा कि कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को औद्योगिक कारखानों में, किसी फैक्ट्री में काम नहीं कराया जाएगा। इस प्रकार भारतीय संविधान शोषण को रोकने का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? ये 2 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। धार्मिक स्वतंत्रता के कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो ध्यान रखना, भारत जो है, भारत या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, ध्यान रखना इंग्लिश में 2 वर्ड आते हैं, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। जो सही वर्ड होगा वो बेसिकली पंथ निरपेक्ष होगा, क्योंकि धर्म हमारे संबंध में नैतिकता भी होती है। तो धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। उसी का पालन करने के लिए या उसी क्रम में हमारा संविधान 4 मौलिक अधिकार देता है धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में। वो 4 जो है 25 मतलब आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 जो है वो बेसिकली धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। 25, 26, 27 और 28। इसमें आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, जो अनुच्छेद 25 जो है वो बेसिकली आपको पता होगा, अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत धार्मिक
स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब क्या होगा कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का यह मतलब क्या होगा कि किसी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता जिसके तहत वह किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुरूप आचरण करने और उसे प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मतलब यहां पर ध्यान रखना, यदि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, इसका अर्थ यह भी है कि यदि आप किसी धर्म को मानने का आपको अधिकार दिया गया है, तो आपको न मानने का अधिकार भी उतना ही स्ट्रांग है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर स्पेशली ध्यान रखना है। अनुच्छेद 26 जो है वो बेसिकली सामूहिक अधिकार होगा। सामूहिक मतलब धर्म रिलेटेड सामूहिक काम जो है, जैसे मैं कह सकता हूं धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार है। धार्मिक मामलों में जो प्रबंधन का अधिकार है वो बेसिकली आपका ये वाला राइट होगा, धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27 तो दोस्तों धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। कर न देने की स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब होगा कि जैसे मुगल काल के अंदर जजिया कर लिया जाता था किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए, तो भारत की आजादी के बाद किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए किसी को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह इसका अर्थ होगा। और अनुच्छेद 28 क्या है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार। मतलब किसी, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो मुस्लिम बच्चा और किसी हिंदू स्कूल में जा रहा है, सरस्वती विद्या मंदिर में जा रहा है और वहां पे धार्मिक प्रार्थना हो रही है, तो उसको यह आजादी है कि वो अपने आप को उस प्रार्थना से पृथक रख सकता है। उपस्थित, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार जो आएगा वो बेसिकली आपका इस पॉइंट में आएगा। ये पॉइंट आपका यहां पर होगा। नेक्स्ट आप दीजिए, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। भारत में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए दो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। दो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब वो दो मूल अधिकार जो किए गए हैं, एक है 29 में और दूसरा जो अधिकार है वो आपका 30 के अंदर है, 30 के अंदर है। जो 29 है वो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और इसमें क्या होगा दोस्तों? इसी में आपको ध्यान रखना कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार होगा। ये 3 पॉइंट यहां पर आप लोग जानना। प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ये आपका पॉइंट यहां पर आएगा। साथ ही साथ आर्टिकल 30 जो है, आर्टिकल 30 जो है दोस्तों, इसमें आप लोग ध्यान रखना। आर्टिकल 30 जो है ये बेसिकली अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है। मतलब यहां पर यह होगा अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार। शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार। मतलब वो स्कूलें कैसे संचालित होगी, इसका अधिकार भी इनको दिया गया है। तो ये पॉइंट आपका इसमें आएगा। 2 पॉइंट ध्यान रखना। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए 2 मूल अधिकार दिए गए, एक 29 और दूसरा 30। पहला जो 29 है वो कहता है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी विशेष भाषा, जैसे मान लीजिए उर्दू है, विशेष भाषा अरबी है, लिपि उर्दू है, संस्कृति मान लीजिए मुस्लिम संस्कृति है, तो या मान लीजिए भाषा जो है वो बेसिकली तेलुगु है, उसकी
कोई लिपि है, उसकी अपनी कोई कल्चर है, तो उसको उसके हितों के संरक्षण का अधिकार यहां पर दिया गया है। और 30 जो है वो बेसिकली शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यकों का अधिकार है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनमें प्रशासन करने का अधिकार होगा। ये पॉइंट आपका इसमें आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ध्यान रखना, अल्पसंख्यकों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा इसका संविधान में उल्लेख नहीं है दोस्तों। संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण के 2 आधार माने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों के वर्गीकरण के 2 आधार माने हैं। वो 2 आधार दोस्तों कौन से होंगे? तो ध्यान रखना, एक आधार होगा धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक, एक तो होगा धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक, और दूसरा होगा भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक। ये 2 आधार दिए गए हैं, पहला धार्मिक आधार पे और दूसरा भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक का ये पॉइंट दिया गया है। जैसे धार्मिक आधार पे आप देख सकते हो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब के सब है। और चाहे तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाषाई आधार पर भी किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपका इसमें आएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक आपसे पूछे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, इस अधिकार के 2 महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, अनुच्छेद 32 जो है वो बेसिकली संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 जो है वो बेसिकली संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब बात होगी कि आप इसकी भूमिका कैसे बनाओगे, कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की आप भूमिका कैसे बनाओगे दोस्तों। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि हमारा संविधान स्पष्ट रूप से ये बात कहता है क्या, कि यहां पर जब आप इसकी भूमिका लिखोगे तो उस भूमिका में लिखोगे क्या, कि मौलिक अधिकारों की या मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कविहीन एवं शक्तिविहीन है। जब तक कि उसे लागू करने के लिए कोई प्रभावी मशीनरी ना हो या कोई प्रभावी उपबंध ना हो। इस क्रम में भारतीय संविधान का वह अधिकार जो बाकी अधिकारों की सुरक्षा करता है या बाकी अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है, उसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझना, जैसे मैं कह दूं कि
कोई बीमार व्यक्ति हो, तो बीमार व्यक्ति हो तो उसका इलाज मतलब उसका उपचार जरूरी है, और उसके उपचार के लिए बीमार होने के बाद आप हॉस्पिटल बनाओगे या हॉस्पिटल उसकी बीमारी से पहले बनना चाहिए? तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल बीमारी से पहले बनना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो उन मौलिक अधिकारों का भविष्य में उल्लंघन हो सकता है, और उल्लंघन हो सकता है तो उसके उपचार की व्यवस्था संविधान में होनी चाहिए। अगर उसके उपचार की व्यवस्था नहीं हुई तो हमारी मौलिक अधिकारों की जो संवैधानिक घोषणा है वो अर्थहीन, तर्कविहीन और शक्तिविहीन मानी जाएगी अगर उसको लागू करने के लिए कोई प्रभावी मशीनरी नहीं होगी। इसलिए यहां पर आप दोस्तों ध्यान रखना, हमारा संविधान न केवल हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है बल्कि उन मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी प्रदान करता है। उनकी गारंटी जिस अधिनियम के माध्यम से प्रदान की गई है उसी को हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आप लोग यहां पर 2 पॉइंट और ध्यान रखोगे, वो 2 पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं वो पॉइंट्स क्या होंगे दोस्तों? उस पॉइंट में पहला होगा क्या कि 32 के 2 पक्ष हैं। 32 के 2 पक्ष हैं। उसमें पहला पक्ष क्या देखो, एक तो वह व्यक्ति जिसका शोषण हुआ है उसको हम कहेंगे शोषित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति, और दूसरा पक्ष होगा शोषण करने वाला। दुनिया में 2 ही प्रकार के दोस्तों लोग हैं, एक तो शोषित व्यक्ति, एक उसका शोषण करने वाले। तो यहां पर इसके आप 2 पार्ट्स आप देखोगे, 32 के 2 पक्ष हैं। नंबर 1 शोषित व्यक्ति, दूसरा शोषण करने वाले। यहां पर ध्यान रहे कि यदि किसी व्यक्ति के, ध्यान रखना, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जाना और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना उसका मौलिक अधिकार है। यह पहला पक्ष हो गया 32 का। साथ ही साथ 32 जो है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि जिस किसी ने उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिकली रिट जारी कर सकता है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के पास में ये अधिकार है कि जिसने भी उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्या जारी कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 32 के 2 पक्ष होंगे। पहला पक्ष शोषित व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार है, और दूसरा पक्ष 32 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वह शोषण करने वाले के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। यह पॉइंट आपका आएगा। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा क्यों कहा? क्योंकि यह लोकतंत्र की रक्षा करता है, यह संविधान की आत्मा की रक्षा करता है। सबसे बड़ी बात, जो मौलिक अधिकारों की बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है उन तमाम मौलिक अधिकारों की बड़ी बड़ी घोषणाओं की रक्षा जो है वो बेसिकली अनुच्छेद 32 करता है। इसलिए 32 को कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यही वो उपचार करता है। 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जारी कर सकता है इसको हम अलग से करेंगे दोस्तों जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है। वो 5 रिट कौन कौन सी होगी अगर आपको वो जानना हो तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहली रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को सशरीर प्रत्यक्ष रूप से हाजिर किया जाए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 अधिकार प्रच्छा, क्यो वारंटो, अधिकार प्रच्छा। नंबर 3 परमादेश, नंबर 3 परमादेश। नंबर 4 आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, प्रतिषेध। नंबर 4 प्रतिषेध। और नंबर 5 जो है वो बेसिकली उसका नाम है उत्प्रेषण। नंबर 5 जो है वो आएगा आपका उत्प्रेषण। ये 5 रिटें हैं
अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 रीटें दी गई है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये 5 पॉइंट आपके यहां पर आएंगे। फिर आपसे पूछे कि 32 एवं 226 में अंतर क्या है। ये दोनों अनुच्छेद आम आदमी के या आम नागरिक के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। ये दोनों अधिकार, ध्यान रखना, एक आम आदमी के मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। इस क्रम में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो सबसे पहले आएगा 32 और दूसरा आपका आएगा 226। ये ध्यान रखना, आर्टिकल 232 और आर्टिकल 226 है। इसका मतलब आप कहीं यह मत समझ आना कि यहां पर 32 और 226 में अंतर किया तो आपने 226 में से 32 माइनस करके लिख दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों। 32 और 226 का जो अंतर दिया गया है वो ये कहा गया है कि आर्टिकल 32 और 226 में अंतर क्या है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा 32 और 226 का अंतर क्या है। ये 32 क्या है, तो 32 में सबसे पहले आएगा आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट को केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। पहला आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट केवल किस मामले में रिट जारी करता है, केवल मौलिक अधिकारों के आनंद में। जबकि 226 जो है, आपको पता होगा, यहां पर इसका पहला पॉइंट होगा कि ये 226 हाईकोर्ट को मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों, मतलब मूल अधिकार के अलावा भी तो अधिकार है, मूल अधिकार के अलावा अन्य कानूनी या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार देता है। इस मामले में आप कह सकते हो कि हाईकोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित रिट जारी करेगा, जबकि हाईकोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य विधिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है उसका दायरा संपूर्ण भारत होगा। मतलब संपूर्ण भारत में कहीं पर भी किसी के भी खिलाफ जिसने भी उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया हो उसको जारी कर सकता है। वो कोई सरकार भी हो सकती है, कोई आम आदमी भी हो सकता है। जबकि हाईकोर्ट का दायरा जो है, हाईकोर्ट का दायरा कितना होगा, संबंधित हाईकोर्ट का क्षेत्र होगा। संबंधित या रिलेटेड हम कह सकते हैं, रिलेटेड हाईकोर्ट का जो जुडिक्शन एरिया है वो एरिया ही इसमें आएगा। तीसरा आप लोग ध्यान रखना, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, अतः सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। अतः सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। जबकि 226 जो है ये बेसिकली मूल अधिकार नहीं है। वो तो 32 तो खुद एक मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट विशेष कारणों से सुनवाई से इनकार भी कर सकता है। ध्यान रखना, ये 3 पॉइंट आपको दोनों साइड्स में ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से इसमें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली
प्रमुख रिटों पे चर्चा करें तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और कौन कौन सी रिटें और क्या क्या काम करती है इसको मैं अलग से एक क्लास में आपको समझाऊंगा। एक आपसे पूछे कि सशस्त्र बल और मूल अधिकार में क्या संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जो आर्म फोर्सेज हैं, सशस्त्र बल एवं मौलिक अधिकार, यहां पर आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, इसका मतलब है कि भारत की जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, अब आप कहोगे सर आर्म फोर्सेस में कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान रखना जितनी भी सेनाएं हमारी हैं, जितने भी सैन्य बल हैं, जितने भी हमारे अर्ध सैन्य बल हैं, अर्ध सैन्य बल हैं, साथ ही साथ पुलिस है या फिर खुफिया एजेंसियां हैं, सीआईडी है, आईबी है, रॉ है, ये सब की सब ध्यान रखना इसी आर्म फोर्सेस के अंतर्गत आएगी। अब आपको बताया कि एक आम आदमी को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जो सर्विस कर रहा है उसकी ड्यूटी भी तो है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे एक नागरिक है और सपोज कीजिए कि मंदिर में प्रार्थना हो रही है, तो उससे मंदिर में जाने का अधिकार उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, ये उसका अधिकार है कि वो प्रार्थना में जा सकता है। लेकिन एक नागरिक जो मान लीजिए आर्मी में है और मंदिर में प्रार्थना हो रही है और उसी समय मान लीजिए उसकी ड्यूटी का टाइम भी हो गया है, तो किसको वो वरीयता प्रदान करेगा, तो उसकी ड्यूटी को वरीयता प्रदान करेगा। मतलब क्या होगा दोस्तों, आर्टिकल 33 जो है, आप लोग यहां ध्यान रखना, आर्टिकल 33 जो है वो संसद को यह अधिकार प्रदान करता है, संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह आर्म फोर्सेस में काम करने वाले भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब जो सेना में है, जैसे मान लीजिए एक तरफ एक नागरिक का अधिकार है कि वो नमाज पढ़ने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार में है, क्योंकि उसकी धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित है। लेकिन उसी समय मान लीजिए चाइना का हमला हो गया है, तो नमाज पढ़ने जाएगा, या चीन के हमले के लिए, तो सबसे पहले वतन प्रस्ती के लिए वो अपने मौलिक अधिकार का ध्यान रखेगा और अपनी ड्यूटी को वरीयता देगा। तो संसद को यह अधिकार है, आर्टिकल 33 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो आर्म फोर्सेस के मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। ये पॉइंट आपका इसमें आएगा, तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद मार्शल लॉ और मौलिक अधिकार ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो मार्शल लॉ बनाने का अधिकार किसके पास में है? मार्शल लॉ बनाने का अधिकार किसके पास में है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, यह संसद का अधिकार है। मार्शल लॉ किसका अधिकार है? तो यह बेसिकली पार्लियामेंट्री राइट है, संसद का अधिकार है। मार्शल लॉ बेसिकली संसद का अधिकार है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे संसद द्वारा एक कानून बनाने का नाम है AFSPA, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर ये क्या कहता है, ये आर्टिकल 34 है। आर्टिकल 34 कहता है कि जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू हो, जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू हो, उन क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब वहां बोलने की स्वतंत्रता पर, घूमने की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे आप देखो जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे नहीं है, वहां पर सीमा पार आतंकवाद की घटनाएं बहुत अधिक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। जब मार्शल लॉ लागू कर दिया तो वहां पर आम आदमी के मौलिक अधिकार कम हो गए,
जब आम आदमी को मौलिक अधिकार कम हो गए तो सेना को यह अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, पकड़ सकती है, वारंट जारी कर सकती है। जबकि आम जहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सिचुएशन बहुत अच्छी है, जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में मार्शल लॉ नहीं है। जब राजस्थान में मार्शल लॉ नहीं है तो राजस्थान के अंदर सेना को अधिकार नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर में हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर में हस्तक्षेप करने का केवल पुलिस के पास में। लेकिन जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ जो संसद द्वारा बनाया गया कानून है लागू होता है, उन क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लग जाते हैं और वहां पर सेना की शक्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये बिंदु भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपके लिए बहुत सारे नोट्स यहां पर उपलब्ध करा दिए गए हैं कि कौन कौन से पॉइंट किस किस प्रकार के होंगे जो मैंने बताए आपको। ये आपके लिए नोट्स है दोस्तों, ये नोट्स हैं। तो आज दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।